बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। दो अहम चीज़ें हैं जो आज की इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रशिया ने भारत को अब शटअप कॉल दी है। पहले अमेरिका की जानब से भारत को शटअप कॉल दी गई। इनफैक्ट बहुत से मगरबी ममालिक ने भी इनडायरेक्टली भारत को शटअप कॉल दी। वो कैसी दी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब जो भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था रशिया से एक शटअप कॉल जो फाइनली अब भारत को मिल गई है। इसको मैं एलेबोरेट करूंगा इस वीलॉग के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भारत विश्व मित्र की बात करता था कि सारी दुनिया भारत की दोस्त है, अभी प्रवीण सानी साहब ने भी इस चीज को कहा है कि भारत ग्लोबली आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट आइसोलेट हो क्या है, भारत का बयानिया आप कोई बाय नहीं कर रहा है, ना भारत के अंदर और ना ही भारत के बाहर। उसको भी मैं इस ब्लॉग के दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बात करें जो भारत को रशिया से शटअप कॉल दी गई है। देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी हुई, इसके बाद भारत ने कोशिश की, एक तो अपने डेलीगेशंस के थ्रू के पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा गेम भारत काफ़ी अरसे से करता है और काफ़ी अरसे तक इसमें कामयाब भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनली प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे कि हम लोगों ने उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब ये हुआ कि भारत खुद ग्लोबली एक्सपोज हो गया। पहले भी बड़े हमारे पास मौके ऐसे थे जिसमें हम भारत को ग्लोबली एक्सपोज कर सकते थे। कुलभूषण यादव हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है, इंडियन नेवी का सर्विंग कमांडर ऑफिसर था जिस वक्त हम लोगों ने उसको बलूचिस्तान में अरेस्ट किया, और वो उस वक्त उसने एक्सेप्ट किया कि वो कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। और ये कुलभूषण यादव नहीं है, ऐसे कई कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर भारत ने भेजे हैं। रिसेंटली भी आपने DGISPR की चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देखा, जो भारत के सर्विंग ऑफिसर्स पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, मिलिट्री फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया DGISPR ने भी रिसेंटली। फिर भारत जो है वो फेटफ के अंदर पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश करता रहा, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की भारत ने मल्टीपल टाइम्स कोशिश की, गो कि उसमें नाकाम रहा। लेकिन पाकिस्तान के पास भी मौके थे, भारत के 22 बैंक्स वो टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन पाकिस्तान उस केस को भी ग्लोबली बेहतर तरीके से नहीं चला सका, नहीं प्लीड कर सका। फिर जिस तरीके से कनाडा में और अमेरिका के अंदर भारत ने वहाँ के सिविलियंस को कत्ल करवाया, फिर पाकिस्तान के अंदर दर्जनों ऐसे वाकयात भारत ने किए कि पाकिस्तानी जो सिविलियंस हैं उनको भारत ने यहाँ पे उनका कत्ल करवाया। तो अब पहले सिर्फ पाकिस्तान बात कर रहा था कि भारत इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है इस चीज को। दुनिया ने पहले तो खुद भारत का और मौजूदा जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छे लोग होंगे उसमें, लेकिन जो मौजूदा भारतीय हुकूमत है जो बरसर इक़्तिदार है, ये जो RSS का पॉलिटिकल विंग है, BJP जो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब से बरसर इक़्तिदार आई है, भारत ग्लोबली एक्सपोज होता चला गया है। और अभी पाकिस्तान को इनिशियली कुछ करना नहीं पड़ा। अमेरिका और कनाडा वाले मामले के बाद भारत का मकरू चेहरा दुनिया ने देखा। उसके बाद अभी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी हुई, उसके बाद भी भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और आप यकीन करें कि इस बुरे तरीके से उनकी नाकामी हुई है उन डेलीगेशंस की कि बहुत से ममालिक के की लीडर्स ने उनसे मिलने से इनकार किया, बहुत से ममालिक ने अपने पार्लियामेंट्स को उनके लिए नहीं खोला। फिर अमेरिका में अभी जो शशि थरूर और उनका जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, खालिस्तानी बाहर आए और उन्होंने भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किया। भागना पड़ा भारतीय डेलीगेशन को वहां से, जो उनका इवेंट था वो कैंसिल करके वहां से भागे भारतीय डेलीगेट्स जो हैं। और अभी कनाडा में भी जो G7 समिट है, जिसमें बड़े तरले मिन्नतें करके भारत ने खुद को मधु करवाया है, और आखिरी मोमेंट पे जब इनविटेशन आया फौरी तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि जितना खुद को वो पोर्ट्रे करते हैं कि हम पता नहीं कितने को बड़ा मुल्क है, कितनी को बड़ी ताकत है, कितने को इंपॉर्टेंट है, हम जिस मोमेंट पे इनको इनविटेशन आया इनको तो नहीं जाना चाहिए था, इज्जत इसी में थी। लेकिन वो इस चीज का ख्याल वो करते हैं ना, जिसकी कोई थोड़ी इज्जत हो या जिसको इज्जत की परवाह हो, जो हो ही बेगैरत जिसकी इज्जत ही कोई ना, उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती। और ये बातें मैं नहीं कर रही, है भारत के अंदर बातें हो रही है, अल्फाज मेरे नहीं है
کہ مودی جو ہے وہ بغیرت ہے یا اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے یا بھارت کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہ حیدر حیات خان کی باتیں نہیں ہیں, یہ بھارت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں, بھارت کے وی لاگرز بات کر رہے ہیں, بھارت کی عوام جو عام جنرل پاپولیشن ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہے کہ مودی کو یہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن جس طریقے سے خود کو انوائٹ کروایا اور اب آخری مومنٹ پہ کہا بھی کہ ہم جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ مودی کو لے کر وہاں پر گیا ہے. اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ یہ لگا دیں کہ کینیڈا جیسے ملک نے آخری مومنٹ پہ بلایا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اور وہاں پر بھی جس وقت مودی جائیں گے, ابھی میجر گورو آریہ نے کہنا شروع کر دیا کہ وہاں پہ خالستانی آئیں گے, وہ پروٹیسٹ کریں گے, یقینی طور پر وہ پروٹیسٹ کریں گے. جب ایک دہشت گرد کینیڈا کی دھرتی پر جائے گا, کینیڈا کی زمین پر جائے گا, اور جس نے خالستان کی جو لوگ ہیں ان کو قتل کروانے کے اندر وہ بڑا انوالوڈ رہا ہے, خالستان کی تحریک کو دبانے کے اندر جو ہے وہ مودی جو ہے وہ کوشش کرتا رہا ہے. ابھی بھی پنجاب کے اندر جو سکھوں کا حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے, اور اس کا ذمہ دار صرف مودی ہے کیونکہ وہ خالستان تحریک کو کل کرنا چاہتا ہے. تو خالستانی ریاکٹ کریں گے اور بھرپور ریاکشن کی توقع کی جا رہی ہے کینیڈا کے اندر جس وقت مودی کینیڈا G7 سمٹ کے لیے پہنچے گا. اچھا, اب رشیا نے جو شٹ اپ کال دی ہوا جناب یہ کہ رشیا میں ایک کانفرنس تھی جس میں دنیا کے کچھ ممالک کے پارلیمنٹیرینز اور سینئر پالیٹیشینز وہاں پر موجود تھے. وہاں پر رشین فارن منسٹر نے بھارتی ڈیلیگیشنز جو ڈیلیگیٹس تھے ان کو کلیئرلی رشین فارن منسٹر نے بتایا بھارتی ڈیلیگیٹس کو کہ رشیا دیکھ رہا ہے آپ کی یہ دوغلی پالیسی کو. ہم لوگ ماضی میں سم ہاؤ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ امریکہ اور رشیا کے درمیان چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اب جس طرح آپ اس خطے کے اندر جس طرح امریکہ کا پپٹ بن کے کام کر رہے ہیں تو یہ رشیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو ڈبل گیم آپ لوگ کرتے ہیں نا ہر ملک کے ساتھ, روس نے کلیئرلی کہا کہ یہ ڈبل گیم ہمارے ساتھ نہیں چلے گی, ہم اس کو کسی طور ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب یا بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ہے یا بھارت یہ فیصلہ کرے وہ روس کے ساتھ نہیں ہے. اس ریجن کے اندر جس طرح وہ امریکہ کے پپٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, یہاں پہ جو روس کے دوست ہیں, دوست ممالک ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہیں. اور پھر جس طرح سے ان ممالک کے خلاف بالخصوص پاکستان اور چین کے خلاف بھارت جس طریقے سے اس خطے میں اقدامات کر رہے ہیں, تو روس نے کہا یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سستا تیل بھی ہم سے خریدو, اس کے بعد ہم سے ہتھیار بھی خریدو, ہمارے ہتھیاروں کو یہاں پہ تباہ بھی کرواؤ, ہمیں بے عزت بھی کرواؤ, اور اس کے بعد امریکہ کا چمچہ بن کے امریکہ کا پپٹ بن کے اس خطے میں کام بھی کرو, اور پھر روس کے ساتھ بھی تم معاملات کو لے کر چلو. تم نے کہا نہیں بھائی اب بس ہو گئی ہے, یہ چیز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, فیصلہ کرو. اور یہ دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے, ان کی موجودگی میں رشین فارن منسٹر نے کیٹیگوریکلی شٹ اپ کال دی بھارتی جو ڈیلیگیٹس تھے ان کو. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو بھارت گلوبلی آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, ایک تو بڑا کلیئرلی میں نے اس پہلے حصے کے اندر جو بتایا کہ بھارت گلوبلی آئسولیشن کی طرف کیا, دوسرا یہ ابھی پہلگام کا جو واقعہ تھا جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا, پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا جس میں بھارت کو عبرتناک شکست دی, اور بھارت کا آپریشن سندور جو آپریشن ودوا میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد بھارت نے بڑا اگریسولی جو ہے وہ دیگر ممالک کو کانٹیکٹ کیا اور پاکستان کے خلاف ان سے باتیں کی. ایک تو جو جے شنکر ہیں انہوں نے نئی دلی کے اندر جو مختلف ممالک ہیں ان کے سفراء کو وہاں پر بلایا, ان کو پاکستان کے خلاف بریفنگ دی, اور اس کے بعد پاکستان نے نہیں انہی لوگوں نے جن کو بھارت نے بلا کر بریف کیا تھا, مختلف ممالک کے ایمبیسڈرز جو بھارت میں موجود ہیں, کسی نے واشنگٹن پوسٹ سے بات کی, کسی نے CNN سے بات کی, کسی نے BBC سے بات کی, کسی نے الجزیرہ سے بات کی, کسی نے نیو یارک ٹائمز سے بات کی, مختلف انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کو انہوں نے اپروچ کیا اور کہا ہمارا نام نہ لینا, لیکن کوئی ایک ثبوت بھی یہ پاکستان کے خلاف نہیں دے سکے. کوئی کنونسنگ چیز بھارت کے پاس موجود نہیں تھی جس سے بھارت یہ ثابت کر سکے کہ پہلگام واقعے کے اندر پاکستان کا ہاتھ ہے. یعنی جو بھارت نے پھر کارروائی کی, پاکستان کے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا, دنیا نے پھر بائی نہیں کیا کیونکہ بھارت کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس موجود نہیں تھا. اچھا, پھر یہ چیزیں جب سامنے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, پھر اس کے بعد جے شنکر جو ہے وہ پریشان ہو کے انہوں نے خود کانٹیکٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے ویسٹ میں کئی لوگوں کو اپروچ کیا, اپنے کاؤنٹر پارٹس کو اپروچ کیا یورپین کئی کنٹریز کے, اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں, آپ کے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی, آپ بھارت کے ساتھ
खड़े हो इस टाइम पे और सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करें। किसी एक मुल्क की पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं है। और पूरी दुनिया में, जो प्रवीण सानी साहब ने भी कहा, पूरी दुनिया में सिवाय एक इसराइल के कोई मुल्क भारत के खिलाफ के साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस तरह मैंने पहले कहा, जो डेलीगेट्स भारत के इस वक्त मौजूद है 59 के करीब, 33 ममालिक का इन्होंने दौरा करना था। कई ममालिक के अंदर इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि ठीक है, अब हम लोग आपके पास आए हैं, हमारी हुकूमत ने आपके पास हमें भेजा है, एट लीस्ट आप जो है वो एक प्रेस रिलीज इशू करें जिसमें आप कंडेम करें और साथ पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। किसी एक मुल्क ने यह हरकत नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप लोग हमेशा यही हरकतें करते हैं, आप खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते हैं और आप खुद जो है उसके बाद अपने ही पांव पे अब आपने कुल्हाड़ी भी मार दिया। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हो इस मामले के अंदर। ठीक है, टेररिज्म की हद तक हम आपके साथ खड़े हैं कि दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म का वाकया होगा उसको हम कंडेम करेंगे, लेकिन जिसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, आपकी तो अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको जो है किसी दहशतगर्द को अगर वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये वाकया किया है, किसी एक को आप वहां पर एलिमिनेट नहीं कर सके, फिर सॉलिड एविडेंसेस आपने प्रोवाइड नहीं किए, आपने कार्रवाई कर दी, फिर इबरतनाक शिकस्त भी आपको, आप नंबर्स के एतबार से एक जो सुपीरियर मुल्क थे आपकी एयरफोर्स को जो है वो मनो मट्टी तले दफन कर दिया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। आपके फौजी जवान वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस सफेद झंडे लहराकर भीख मांगते रहे अपनी जिंदगी की। आपकी नेवी में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो समंदरों से पाकिस्तान पर कोई हमला कर सके। तो हम आपके साथ जनाब नहीं खड़े, आप जो करने आप खुद करें। हमारा मशवरा यह है कि पंगा मत लें पाकिस्तान से, लेकिन जो आपकी हमसे रिक्वेस्ट है हम इसको कतन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रवीण सानी साहब भी कहते हैं कि मां सिवाय इसराइल के कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि अमेरिका से इस तरह की बातें होंगी, यूरोपियन कंट्रीज भारत का साथ देंगे, रूस से वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भारत के साथ खड़ा होगा और पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। रूस ने भी कहा कि भाई ठीक है, टेररिज्म की हद तक हम खड़े हैं आपके साथ, कि टेररिज्म के वाकयात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान भी ये बात करता है, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसकी रीजन है आपको खुद जो है वो आपके पास कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं है, तो हम क्यों पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दें। तो जो विश्व मित्र की बात भारत करता था कि दुनिया में सब हमारे दोस्त हैं, गो के इस पूरे रीजन में भारत का हर हमसाया मुल्क उससे उसके ताल्लुकात खराब है। वो पाकिस्तान हो, वो चीन हो, वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, हर भारत का जो हमसाया मुल्क है उसके साथ भारत के ताल्लुकात खराब हैं। और फिर भी जो है ये झूठा मंत्रा लेकर अपने गोदी मीडिया पे जाते हैं। और ये तमाम बातें जो मैंने आपको इस वीलॉग में बताई हैं, ये गोदी मीडिया कतन आपको नहीं बताएगा। गोदी मीडिया आपको यही बताएगा जी के G7 समिट में मोदी को इसलिए बुलाया गया है कि ये समिट मुकम्मल ही नहीं हो सकता था भारत के बगैर। गो के हकीकत ये है कि तरले मिन्नतें करके खुद को वहां पर इन्वाइट करवाया गया है। और पहले ये बातें हो रही थी गोदी मीडिया पे कि भाई कनाडा कौन सा कोई इंपॉर्टेंट मुल्क है, कनाडा तो मैटर ही नहीं करता, हम क्यों जाएंगे वहां पे, अगर बुलाया भी जाएगा तो हम पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन आखिरी कुछ मोमेंट्स पे बुलाया गया और यहाँ पर जनाब बैग पैक करके बैठे हुए थे। उन्होंने फौरी दुड़की लगाई और कहा भाई आई एम रेडी, मैं जरूर आऊंगा, मैं लाजमी आऊंगा। तो हर महाज पर भारत को नाकामी हो रही है। मैं ये बात भी कहूंगा मतलब बड़ी आजिजी के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की फोर्सेस को फतह याब किया है। एक नंबर्स के एतबार से एक सुपीरियर फौज थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने बहुत बेहतरीन तरीके से इबरतनाक शिकस्त दी। और दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि भारत को पाकिस्तान ने जो है वो इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज भी अपनी फोर्सेस की कैपेबिलिटीज पर भरपूर भरोसा है, एतमाद है कि अल्लाह ताला की जात के बाद जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और ताकत अता की है, हम हर एतबार से मुस्तकबिल में भी दुश्मन पर इससे भयानक तरीके से गलबा तारी करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन दुश्मन बड़ा जो है वो चालाक और होशियार है। हमें हर वक्त तैयार रहना है कि ये किसी भी वक्त भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। 2025 RSS को बने हुए उसके क़याम को 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। भारत को इस साल कुछ बड़ा चाहिए, जो RSS को बिलखुसूस बीजेपी को कुछ बड़ा चाहिए। फिर बंगाल में जो इलेक्शंस हैं, बिहार में इलेक्शंस हैं, उनके लिए इनको कुछ बड़ा चाहिए। और अभी तक जो एपिसोड हुआ है इसमें सिर्फ मोदी की शिकस्त है, बीजेपी की शिकस्त है। और आइंदा कम से कम 10 से 15 साल
बीजेपी इक्तदार में आती दिखाई नहीं दे रही, और इस चीज का अंदाजा बीजेपी को है, और इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई कार्रवाई करेगा। और अगर भारत ऐसी कोई शरारत करेगा तो इस मर्तबा 6 फाइटर जेट्स गिराए हैं, इंशाल्लाह पूरी भारतीय एयरफोर्स को तबाह बर्बाद करेंगे। इस दफा अगर ये सफेद झंडे लहराएंगे तो उन्हीं सफेद झंडों में इनको लपेट कर वापस भेजेंगे, और इंशाल्लाह जैसी शिकस्त इनको पहले दी है इससे ज्यादा भयानक और इबरतनाक शिकस्त देंगे। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। जब सीज फायर की बात हुई हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है सीज फायर हुआ है, अब हम बेहतर तरीके से दोनों ममालिक आगे चलें। लेकिन भारत से बातें हो रही हैं कि ये जो पॉज है ऑपरेशन सिंदूर का, हमने तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है उसको कहा कि ये मुकम्मल हो चुका है, वहां पर पॉज चल रहा है। और ये बात भी भारतीयों को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरा ख्याल है ये इतना ही काफी है कि हम लोग चूंकि कामयाब हुए ऑपरेशन में, हमने कहा कि यह मुकम्मल हो गया है, वहां पर नाकामी ही नाकामी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन पॉज है। अगला जो मेरा वीलॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एक इंटरव्यू किया आरटी से एसोसिएटेड रशियन जर्नलिस्ट ओक्साना बॉयको का, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में तबाह किया। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो रूस भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। बहुत से लोगों ने उस पर बड़ी तनकीद की, नहीं जी उनके अल्फाज ये नहीं थे। मैं उन जो है वो जाहिलों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ओक्साना बाइको ने उस वीडियो के अंदर एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत के अंदर तबाह किया है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।